नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम करेंगे तूफानी चुनावी सभाएं। मुरैना और दतिया के दौरे पर रहेंगे सीएम। भांडेर, अंबाहा और सुमावली में करेंगे सभा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ निकालेंगे जन जागरण यात्रा। लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया मुरैना के दौरे पर रहेंगे और अंबाहा सुमावली में सभाएं वो करेंगे और साथ ही दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जन जागरण यात्रा निकालेंगे। भांडेर, अंबाहा, सुमावली में मुख्यमंत्री की सभाएं और पूर्व मुख्यमंत्री निकालेंगे लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा। और नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। 10 को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज के ध्रुव कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले कल गंभीर सिंह ने, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, डॉक्टर गंभीर सिंह, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। के ध्रुव के नामांकन में तो आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, उपचुनाव अब बेहद नजदीक है और जाहिर है ऐसे में प्रचार जो है वो जोरों शोरों पर ही होगा। मुख्यमंत्री के तूफानी दौरे और सभाएं लगातार जारी। बिल्कुल, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरे कर रहे हैं और चुनावी जो क्षेत्र हैं वहां पर जाकर प्रचार कर रहे हैं और लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में भी उनके सभाएं कर रहे हैं। तो कह सकते हैं आज भांडेर और सुमावली और शायद दतिया इलाके में उनका पूरा चुनावी प्रचार रहेगा और पूरा फोकस रहेगा कि जो सरकार की योजना है उससे लोगों को उसके बारे में बताया जाए। कह सकते हैं कि जितने मतदाता हैं उनको भी उनके मतों का अधिकार का प्रयोग करना सिखाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने भी इन सारी चीजों का अहम बताया गया है कि राजनीतिक दलों को इसका पालन करना है और मतदाताओं को अपील भी करवानी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड का पूरा ध्यान रखें। वहीं अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने निवास से एक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसे लोकतंत्र बचाओ यात्रा कहा जा रहा है। ये पूरी 28 विधानसभा सीटों पर पहुंचेगी और जो अभी तक की कमलनाथ सरकार है उसके गुणगान बताए जाएंगे, साथ ही शिवराज सरकार का फेलियर लोगों को जाकर बताया जाएगा। जी बिल्कुल। और वहीं आज आखिरी तारीख भी है नामांकन दाखिल करने की। बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो आज नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और कल इन नामांकन पत्रों को जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा 17 तारीख को यही सारी चीजों की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 19 तारीख तक का वक्त रहेगा। 19 अक्टूबर को जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहें वो नाम वापस ले सकते हैं और इसके अलावा जो नए दल हैं उन्हें भी चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं अब समय सीमा बिल्कुल काउंटडाउन पर पहुंच चुकी है। प्रत्याशी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं और स्पष्ट हो जाएगी स्थिति कि कितनी सीटों पर कितने दावेदार लड़ रहे हैं और कितने लोग अपने नाम वापस ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। और बात मरवाही की कर लेते हैं। मरवाही का महाभारत, मरवाही विधानसभा उपचुनाव का दंगल। छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर उपचुनाव होना है, वो है मरवाही। आज कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ सीएम बघेल भी शामिल रहेंगे। मोहन मरकाम भी उनके साथ शामिल होंगे। कई मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे और बीजेपी प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह, डॉक्टर बनाम डॉक्टर की ये लड़ाई है। और आज आपको बता दें नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। तो आज बारी है के ध्रुव की, वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल गंभीर सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, साथ ही धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय समेत तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता उनके साथ शामिल थे। शक्ति प्रदर्शन भी नामांकन के जरिए उन्होंने किया। आम सभा को भी पूर्व मुख्यमंत्री ने संबोधित किया था। और आज कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ होंगे। साथ ही मोहन मरकाम पीसीसी चीफ भी उनके साथ मौजूद होंगे और उसके अलावा मंत्री, विधायक भी मौजूद होंगे।
और भोपाल उपचुनाव पर अब आयोग की नजर, 28 सीटों पर अब तक 11 करोड़ की अवैध सामग्री बरामद, 4 करोड़ से ज्यादा की शराब आबकारी ने पकड़ी है। जब्त सामान में नकदी, वाहन शामिल, नशीले पदार्थ भी जब्त, 1 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स को पकड़ा पुलिस। और नारकोटिक्स की कार्रवाई मुरैना, ग्वालियर, पूर्व डबरा, करेरा, अनूपपुर, सांवेर सहित 7 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन व्यय संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। तो अब आयोग की पैनी नजर उपचुनाव पर बनी हुई है। आपको बता दें कि कल आयोग ने 12 अधिकारियों के तबादलों को रद्द किया है और जहां जहां चुनाव है, उपचुनाव है, वहां पर होने वाले तबादलों को रद्द कर दिया गया। एक एक चीज पर आयोग की पैनी नजर। 28 सीटों के उपचुनाव पर जीत के लिए कांग्रेस कल देवी आराधना शुरू करेगी। पीसीसी दफ्तर में मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाएगी। पीसीसी में 9 दिन तक उत्सव मनेगा। नवरात्रि में दुर्गा जी की स्थापना वर्षों से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गा जी विराजेंगी। भंडारा होता है, भंडारा होगा। पूजा पाठ जिस तरीके से पहले होती आई है वो होगा। मध्य प्रदेश में जनमानस के हित में ईश्वर का, माँ का आशीर्वाद मिले, इसके लिए कांग्रेस कमेटी हमेशा से कार्यालय में बैठाती है। और अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, कल से नवरात्र शुरू है और अब जीत के लिए देवी का भी सहारा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि कई सालों से ये परंपरा निभाते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और पीसीसी दफ्तर में भी नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और उपचुनाव होना है 28 विधानसभा सीटों का। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जीत की कामना को लेकर भी जो है आराधना की जाएगी और इसी के चलते जो है नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। हालांकि बीते कुछ सालों से कांग्रेस दफ्तर में गणेश प्रतिमा, फिर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जा रही है और उसी के तहत इसको एक परंपरा का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि नवरात्रि के मौके पर कांग्रेस पार्टी अब देवी आराधना के जरिए जीत की कामना करने के प्लान में जुट गई है और कल से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। और उसमें जब नवरात्रि का उत्सव होगा, दुर्गा प्रतिमा की स्थापना होगी, तो उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता हर दिन पीसीसी दफ्तर में जुटकर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए भी प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, काफी अहम भी है क्योंकि कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव, क्योंकि सत्ता पे में थी कांग्रेस और सत्ता से बाहर जाना पड़ा और यही कारण है उपचुनाव का भी, क्योंकि कांग्रेस से निकलकर काफी लोग बीजेपी में शामिल हुए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए चुनाव काफी अहम है, तो हर तरीके से जीत जिस जरिए से मिले उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। बीते दिनों हमने देखा था कि जो राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कार्यक्रम हुआ था वो पीसीसी दफ्तर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जन्माष्टमी का पर्व भी कमलनाथ ने अपने घर पर मनाया था। कुल मिलाकर एक धार्मिक छवि कांग्रेस पार्टी अपनी विकसित करने की कोशिश में है और 2018 के चुनाव से पहले भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। और इस बार भी उपचुनाव होगा, एक तो हिंदुत्व की छवि बढ़ाने की कोशिश जो है, एक और बात की अब ये देखना होगा कि कभी राम, कभी हनुमान और अब माँ दुर्गा, अब सबकी आराधना कांग्रेस कर रही है। अब कितना आशीर्वाद मिलता है जीत का, ये तो खैर 10 नवंबर को ही पता चलेगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और दुर्ग सांसद का अनशन जारी, सांसद विजय बघेल का अनशन जारी है। आमरण अनशन का आज उनका तीसरा दिन है। बीजेपी सांसद विजय बघेल बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए अनशन कर रहे हैं। लूट के केस में पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। उन्हीं की रिहाई के लिए विजय बघेल पिछले 3 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। आज उनका तीसरा दिन है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है, लेकिन मेडिकल टीम भी वहां पर है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। उनके साथ भारी मात्रा में समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आज तीसरा दिन है
हेल्थ सबसे पहले तो बताएं विजय बघेल की, दूसरा इस आमरण अनशन का कुछ असर पड़ रहा है किसी पर? देखिए, अभी आज तीसरा दिन है लगातार, लेकिन अभी ऐसा कोई भी कलेक्टर या कोई जिम्मेदार अफसर वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि कुछ आश्वासन दिया जाए। और तीसरा दिन है, पहले दिन उन्होंने वो थाने का घेराव करने जा रहे थे, उसके बाद में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और एक अस्थायी जेल में उनको रखा गया। तब से उन्होंने अपनी बातों को लेकर आमरण अनशन चालू कर दिया था और उनके साथ में करीब सैकड़ों समर्थक वहां पर मौजूद हैं और प्रदेश के भाजपा के नेता भी उनके लगातार संपर्क में हैं और वहां पर पाटन पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल भी सांसद सुनील सोनी वहां पर पहुंचे थे और ऐसे अन्य नेता भी पहुंचे थे समर्थन। लेकिन सबसे बड़ी बात श्रद्धा यही है कि जिस तरह से आंदोलन हो रहा है उसको लेके कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यदि अनशन को तोड़वाना था तो कम से कम उनको कोई आश्वासन देना था। लेकिन सांसद भी वहीं अपनी बातों में अड़े हुए हैं और वहीं पर अभी प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई, जिस वजह से स्थिति जस की तस बनी हुई है। लेकिन सांसद विजय बघेल ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जब तक निःशर्त रिहाई नहीं हुई तब तक ये उनका आंदोलन जारी रहेगा और भाजपा जो है इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन के मूड में नजर आ रही है और लगातार जो भाजपा चलिए अब देखना होगा कि इस अनशन का अब भी कुछ असर होता है या फिर लगातार उनकी सेहत इससे गिरेगी, अब देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर इस वक्त की उज्जैन से। जहरीली शराब मामले में 16 लोगों की मौत, जांच टीम पहुंची उज्जैन। जहरीली शराब मामले में करेगी जांच। गृह सचिव की अगुवाई में 5 अधिकारियों की टीम उज्जैन पहुंची है। 2 दिन उज्जैन में ये टीम रहेगी और पूरी जांच करेगी। तो उज्जैन का ये पूरा मामला आपको बता दें जहरीली शराब का मामला है। ये जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। परसों 7 लोगों का शव मिला, उसके बाद कल सुबह 2 और लोगों का शव मिला और ये संख्या बढ़ते बढ़ते 14 तक जा पहुंची है पूरे मामले में। और अब ये संख्या 16 हो चुकी है, तो लगातार ये संख्या अभी बढ़ रही है। अब पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और यूनुस और गब्बर नाम के का एक आदमी है जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। अब उज्जैन टीम पहुंची, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश भी दिए थे, SIT का गठन भी किया था। वहीं राजनीति भी अब इस पूरे मुद्दे में देखने को मिली है। और वहीं प्रदेश भर के नेटवर्क को अब SIT खंगाल रही है। ACS राजेश राजौरा सौंपेंगे रिपोर्ट। 19 अक्टूबर को सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। राजौरा की जांच में PHQ ADG SK झा, रतलाम रेंज के DIG सुशांत सक्सेना कर रहे मदद। तो अब पूरे प्रदेश में ये नेटवर्क खोजेंगे कि कहां-कहां इस तरीके की शराब परोसी जा रही है, कहां-कहां इस तरीके की शराब बेची जा रही है। SIT इस पूरे मामले का भी को भी देखेगी। DIG सुशांत इस पूरे मामले में मदद भी कर रहे हैं और SK झा रतलाम रेंज के PHQ में ADG SK झा, रतलाम रेंज के DIG सुशांत सक्सेना इस पूरे मामले में मदद कर रहे हैं। और उज्जैन जहरीली शराब कांड में 16 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। फुटपाथ पर रहने वालों की चेकिंग की गई। जिले के आला अधिकारियों के 5-5 सदस्यों की टीम 5 सदस्यों की 5 टीम ने रात में कई इलाकों का दौरा किया। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के बाहर ही 30 से अधिक मजदूर दीवार किनारे बिस्तर लगाकर सो रहे थे, जिन्हें रैन बसेरे में शिफ्ट कराया गया। नगर निगम आयुक्त, ADM, पुलिस और डॉक्टर्स की टीम फुटपाथ पर सो रहे लोगों को समझाया। टीम की माने तो जांच के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाने वाले को एम्बुलेंस या डायल 100 में बिठाकर अस्पताल लाया जाएगा और उसको उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, देर रात भोपाल में SIT की टीम भी उज्जैन पहुंच गई है भोपाल से, जिसके चलते शहर में अब चेकिंग अभियान की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अब 16 लोगों की मौत इसमें हुई, लेकिन अब प्रशासन जागा है। जो लोग फुटपाथ पर किनारे सोए हैं उनको जगा के उनको फिर रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया। कोई भी अगर संदिग्ध लग रहा है तो
उसको फ़ौरन एम्बुलेंस में भर्ती कराया जाएगा, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, साथ ही या फिर पुलिस डायल 100 में बैठाकर अस्पताल लेकर जाया जाएगा। और जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही आनंद जुड़े हैं उज्जैन से। आनंद का पहले रुख करना चाहेंगे। आनंद, अब तो एक टीम भी पहुंच गई है, 5 सदस्यीय टीम पहुंची है और ये मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है। संख्या कल तक 9 थी, आज 16 पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कि पहले दिन जब 7 थी उसके बाद फिर 7 आई और आज सुबह होते होते फिर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। चूंकि अब तक 16 मौतें हो चुकी है और 16 मौतों के बाद प्रशासन जागा है। ऐसे में अगर वो पहले जाग जाता तो शायद जो गरीब वर्ग का है, जो मजदूर तबका है, उनकी जो है मौत होने से बच जाती। फिलहाल जो है आला अधिकारियों ने 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जरूर की है, लेकिन वो सिर्फ 4 ही हैं। बाकी के जो अन्य थाने हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई, चूंकि अलग अलग थानों में ये लाशें मिली है। जो तकरीबन 4 ऐसे थाने हैं जिनमें लाशें मिल चुकी है। फिलहाल यही बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने तकरीबन कल देर रात की अगर बात की जाए तो 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है। ये एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है जिसमें 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। पुलिस साफ तौर पर यही कह रही है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो जहरीली शराब बनाने में शामिल थे, लेकिन दो ऐसे निगम कर्मी भी हैं जो नगर निगम में काम करते हैं और उन पे ही सबसे ज्यादा पुलिस को शक है कि इन दोनों ने ही इन सबको जो है जहरीली शराब परोसी है। तो फिलहाल पुलिस ने इन दोनों लोगों के खिलाफ जो है गैर इरादा हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन ये श्रद्धा तब हुआ है जब 16 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जो है जिला प्रशासन पहले अगर जाग जाता तो ये जो बड़ा जो दुखद ये नौबत नहीं आती। खैर, जब भी कुछ बड़ा हादसा हो जाता है या बड़ी वारदात हो जाती है उसके बाद ही प्रशासन जगने की कोशिश करता है। खैर, अब जागा है तो अब उम्मीद यह है कि फिर ऐसा कुछ ना हो पाए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से। जितेंद्र, अब पूरे प्रदेश में ये नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ इस तरीके की जहरीली शराब परोसी जा रही है, ये भी अब पूरा जांच का विषय है और इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, अगर बात करें तो प्रशासन किसी घटना होने के बाद ही जागता है और अगर बात करें तो इस तरह की जहरीली शराब या मादक पदार्थों का जो बिजनेस है, जो कारोबार है, ये लगातार प्रदेश के हर हिस्से में फैला हुआ है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो इसके आसपास के भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाई जाती है, परोसी जाती है, बेची जाती है। लॉकडाउन में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हैं अब यह घटना सामने आई है तब जाकर अधिकारी इस पूरे मामले में अब लीपापत्ती कर रहे हैं, मगर इसे पहले से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। यही घटना अगर रेप की घटना होती है तो प्रशासन जागता है, या चोरी या लूट या मर्डर की घटना के बाद ही प्रशासन जागता है, मगर उसके पहले अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जाता है। इसके पीछे भी वही लोग हैं जो इस तरह से गोरख धंधे में शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नेक्सस सामने आएगा जो ये जहरीली शराब परोसने में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को पता ना हो। इससे भी पहले कई खबरें हम खुद पढ़ते हैं, लगातार ऐसी कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत। तो ये भी इस बात के भी कोई अनजान नहीं है, लेकिन बस अनजान बने रहते हैं जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और खबर भोपाल से, खटलापुरा हादसे से सबक, हर दुर्गा विसर्जन घाट पर बनेगा एक कंट्रोल रूम। घाटों की व्यवस्था के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी के निर्देश। घाटों पर हाइड्रोलिक मशीनों के साथ रहेगी सभी व्यवस्था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, खटलापुरा हादसा जो हर कोई जानता है, विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हो गई थी, घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अब उससे सबक लिया जा रहा है। जहां जहां दुर्गा विसर्जन होगा वहां उस घाट पर एक कंट्रोल रूम बनेगा और उस कंट्रोल रूम से पूरी नज़र बनी रहेगी। और नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी ने निर्देश दिए, हाइड्रोलिक मशीनों के साथ पूरी व्यवस्था रहेगी। और उमा भारती ने ट्वीट कर खुद के स्वस्थ होने की बात कही। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देखभाल करने वाले चिकित्सकों के दल ने उन्हें स्वस्थ घोषित किया है और कमजोरी के चलते उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 10 दिन लगेंगे। तो उमा भारती कोरोना पॉजिटिव थी और अब आज उन्होंने ये ट्वीट किया है कि अब उनको स्वस्थ घोषित कर दिया गया है, लेकिन कमजोरी है अभी भी,
तो उससे बाहर आने में तकरीबन 10 दिन का समय लगेगा। और छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच अब लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने राजभवन से टकराव को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपाल की अपनी अपनी सीमाएं हैं, किसी को भी अपनी सीमा लांघने का हक नहीं। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल प्रदेश में सरकार की व्यवस्था को संचालित करते हैं। ये अंतिम लाइन है, इसमें सभी को इसी मर्यादा में रहना चाहिए। रविंद्र चौबे ने कहा कि संविधान में सबसे पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लेख किया गया है। और ऋचा जोगी जाति मामले में मुंगेली सत्यापन समिति ने बड़ा फैसला लिया है। समिति ने जांच के बाद ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया, जिसके कारण अब ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अपर कलेक्टर राजेश नशीने की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय की टीम मामले में जांच कर रही थी। राजेश नशीने ने बताया कि दस्तावेजों की गहन समीक्षा के बाद जाति प्रमाण पत्रों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत अब और गर्मा गई है। राजधानी रायपुर में गुरुवार को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। विस्फोटक के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 7000 डेटोनेटर, 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 56 किलो गन पाउडर बरामद किया गया। आरोपी सुधांशु जैन को पुलिस ने रायपुर के गोबरा नवापारा से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। रायपुर क्वींस क्लब के संचालक को चेतावनी। हाउसिंग बोर्ड ने अंतिम चेतावनी दी है। संतोषजनक जवाब नहीं तो रद्द होगी लीज। जवाब नहीं देने पर क्लब का लीज रद्द होगी। हरबख्श बत्र ने 20 नवंबर तक का समय मांगा। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। कल मिले हैं 2819 नए मरीज। रायपुर में सबसे ज्यादा 264 नए मरीज। 24 घंटे में 46 लोगों की मौत। 24 घंटे में 2078 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 28,187। कुल पीड़ितों की संख्या 1,53,515। अब तक 1,385 लोगों की मौत कोरोना से प्रदेश में हो चुकी है। अब तक 1,23,000 ऐसे हैं, 1,23,943 जो कि मरीज रिकवर हो गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।